नेक्स्ट आ जाता है सेल वॉल। आपको पहली बात तो ये पता होगी कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और आपके एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल होती ही नहीं है। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल होती नहीं है, ठीक है। तो अब जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो आपकी मेनली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, तो ये सबसे पहले जो आपकी सेल वॉल बनती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, जब इसमें एक सेल वॉल बन जाती है प्राइमरी सेल वॉल, तो इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाहर की तरफ आएगी, वो इन दोनों के बीच में आएगी, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये मैंने आपका प्लांट सेल बना दिया, वैक्यूल बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, क्लोरोप्लास्ट बना दिया है, ठीक है। सेल वॉल होगी। अब ध्यान रख लेना कि जब एक सेल होता है उससे दूसरा सेल अटैच होता है, ठीक है, तीसरा सेल अटैच होता है। तो ये जो कॉमन वॉल होती है दो सेल्स के बीच में, यहाँ पे कॉमन सीमेंटिंग ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेले, ठीक है। वो बना होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट का, कैल्शियम पैक्टेट या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, इसका बना होता है। ये जिसको आप बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो सीमेंटिंग ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान देखना है हमें, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कॉन्टेक्ट ऑफ सेल्स, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेल वॉल की मैंने बात करी, प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल ही नहीं होती है। जो सबसे पहले सेल वॉल बनती है उसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, उसके बाद उसके अंदर की साइड दूसरी सेल वॉल बनती है, उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। जो कॉमन सीमेंटिंग होती है दो सेल्स के बीच में, उसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं, जो कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल और सेल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म और टू साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? सेल वॉल के फंक्शंस होते हैं इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, सबसे पहले क्या देगा ये? शेप टू द सेल। सेकंड क्या है? सेल के सरफेस पे इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, प्रोटेक्शन टू द सेल। इट प्रिवेंट प्लाज्मोलाइसिस, इट प्रिवेंट प्लाज्मोलाइसिस। अभी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर जब मैंने आपका प्लांट सेल को, दिस इज द प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट है बाहर की तरफ होगा, क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। उस श्रिंक होने को, बिल्कुल श्रिंक होने को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसको भी प्रिवेंट करता है क्योंकि सेल वॉल है, पूरा श्रिंक होके बननी, उसकी जो सेल वॉल है वो तो बनी हुई है, अंदर का साइटोप्लाज्म तो कम होगा, तो उसको प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, जिसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हो या कमांड एरिया ऑफ सेल भी कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है तो सेल को कंट्रोल करने के न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूक्लियस आपको पता है
प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरी में होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज का होता है, तो वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है साइड में होता है। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंटर में होता है। तो ये मैं आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर बाहर जाने के लिए बीच में जो जगह होती है वहां पे वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, जिससे चीजें आपकी न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस से अंदर आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक डेंस पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस मेनली क्या होता है मैं आपको बताऊं। न्यूक्लियोलस के अंदर आपकी होती है सम आरएनए एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर वो आरएनए और वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि राइबोसोम्स बनाने के लिए चाहिए। राइबोसोम्स जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। तो जितने भी राइबोसोम्स बन रहे हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे, बाद में जाके वो बाहर आ जाते हैं। तो आप न्यूक्लियोलस को क्या बोल सकते हो, राइबोसोम फैक्ट्री भी बोल सकते हो, राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों, जहाँ पे कोई सामान बनता है तो उसको हम उसकी फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बन रहे हैं, राइबोसोम्स, तो न्यूक्लियोलस को हम बोलेंगे राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा इसके अंदर मैट्रिक्स है उसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस होती है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। आप जिसको बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल। ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक, धागे की तरह होता है। जैसे धागा है ना, धागे को फोल्ड कर दो। अगर मैं इसको कंडेंस करूँ तो कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को हम सुपेट देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो होता है डीएनए होता है और जीन्स होता है। ये दिस इज डीएनए, ठीक है। एंड व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमैटिन। इसके अलावा यहाँ पे आपकी प्रोटीन्स भी होती है। क्या होती है, प्रोटीन्स। जो पैकिंग होती है डीएनए की उसके साथ प्रोटीन भी चाहिए होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, आपको नाम याद नहीं रखना है, तो आपको इतना समझना है। न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस होता है, डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच का जो स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियोलस है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। इसके अलावा जो सारा जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन प्लस प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। ये है। अब देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला, इट कंट्रोल्स all the activities of cell। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा क्या करता है ये, इट हैज जेनेटिक मटेरियल which passes from one generation to another। इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता रहता है, जिसके वजह से हम देखते हैं हम लोग हमेशा अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सेम जीन्स विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये हो गया। तीसरा स्टेप, सेल डिवाइड करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करते हैं बॉडी में, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल्स बनते हैं, तो उसमें मेन रोल होता है आपका
न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आप जिसको बोलते हो साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है आपका सेल, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये नॉर्मली सेल ड्रॉ किया, ये इसका मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने उसका न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस मैंने बना दिया। तो ये जो सारा एरिया होता है जिसके अंदर लिक्विड स्प्रेड होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में जहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस है तो उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल होते हैं। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लस सेल ऑर्गेनेलीज जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म गिव शेप टू द सेल्स, ऑल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है सेल के अंदर, प्रोटीन बन रही है, तो वो सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो हम एक एक सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसको हम हाईवे ऑफ द सेल भी कहते हैं। हाईवे ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और ये सेल के बाहर तक रहती है। तो कोई भी चीज आपको न्यूक्लियस से सेल के बाहर ट्रांसफर करनी है, बाहर से सेल के अंदर ट्रांसफर करनी है, तो मेन काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ER और इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है एक जाल सा, नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, एक जाल पूरा होता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा का पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है जो न्यूक्लियस से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं, जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्यों है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ध्यान रख लेना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रहते हैं वो पीछे की साइड होते हैं, और जो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं वो आगे की साइड रहते हैं। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? राइबोसोम्स। तो वो न्यूक्लियर पोर से निकल के सीधा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, उनका अपीयरेंस होता है वो रफ हो जाता है, वो एकदम स्मूथ नहीं दिखते, तो उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन जो पीछे वाले आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, उनका अपीयरेंस स्मूथ रहता है, तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मेन फंक्शन क्या होना है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी प्रोटीन बनती है सेल के लिए वो कहाँ बनती है? आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। लिपिड का मतलब है कोई फैट मॉलिक्यूल बनना है, कोई हार्मोन बन रहा है, स्टीरॉइड बनना है, तो वो सारे के सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गोल्गी बॉडीज होते हैं, जो एक सेल ऑर्गेनेल है, हम उसकी बात करेंगे। गोल्गी बॉडी को गोल्गी apparatus भी कहते हैं, और वैक्यूल होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ से बने होते हैं? फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ध्यान रख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप हाईवे भी बोलते हो, सेल का नेटवर्क होता है पूरा। रेटिकुलम का मतलब ही नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर एंड तक जा रहा है। दो तरीके के हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और स्मूथ में लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स ध्यान रख लेना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया उसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के ऊपर मैंने दो मेम्ब्रेन बताई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है। अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली which help in the protein synthesis, mainly जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम्स ही उसको हेल्प करता है। ये मैकेनिज्म सीनियर क्लास में पढ़ते हैं कि प्रोटीन सेल के अंदर कैसे बनती है, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं 80S राइबोसोम्स, एक होते हैं 70S राइबोसोम्स। एस का होता है एक यूनिट होती है जिसमें नापा जाता है इसको सेटबर्ग यूनिट, उसके लिए एस यूज करा जाता है, ठीक है। जो 80S राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो 80S है, राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, एक तो होती है बिगर यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट। दिस इज स्मॉल यूनिट एंड दिस इज बिग यूनिट, ये दोनों मिला के आपके एक राइबोसोम बनाते हैं। तो आपके यूकैरियोटिक के अंदर, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ऐसे ही लाइन नहीं है, एक साइड लिख देते हैं। तो यूकैरियोटिक के केस में ये जो बिग यूनिट है वो 60S की बनी होती है और स्मॉल यूनिट है वो 40S की बनी होती है, ठीक है। और आपके प्रोकैरियोट के अंदर जो बिग यूनिट है वो 50S की बनी होती है और ये आपकी 30S की बनी होती है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये 50 + 30 मिला के तो आपका 60, 70, 80 हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 70S आता है। बेटा इन दोनों को प्लस नहीं करना होता है, ये सेटवर्क यूनिट है, ये यूनिट होता है जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये अलग अलग यूनिट में प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रख लेना, राइबोसोम में दो पार्ट्स होते हैं, एक बिग पार्ट होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है, दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपके यूकैरियोट्स में एक बड़ा पार्ट 60S बोलते हैं, छोटे पार्ट को 40S बोलते हैं। प्रोकैरियोट के केस में बड़े पार्ट को 50S बोलते हैं और छोटे पार्ट को 30S बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका जाता है और वहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, और ये बनता कहाँ पे है? ये न्यूक्लियस के अंदर आपका बनता है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस जो है वो आपके एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उनका जो सरनेम था उसके सरनेम के ऊपर ही इनका नाम रखा गया था, ठीक है। उनका सरनेम गोल्जाई था, ठीक है, उनका नाम था कैमिलो गोल्जाई, ठीक है। तो उनके नाम के ऊपर इसका सेल ऑर्गेनेली का नाम रखा गया था गोल्गी एपेटस, इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, जब हम सेल देखते हैं, सेल के अंदर हम जब न्यूक्लियस देखते हैं तो न्यूक्लियस के जस्ट अटैच जो होती है आपको वो आप देखते हो तो क्या अटैच होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास में होती है गोल्गी बॉडीज। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये जो गोल्जी बॉडीज है तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जिस पार्ट से आप इसका मेन काम आप देखो पैकिंग का होता है। पैकिंग में बताऊंगी क्या होता है, पैकिंग, ठीक है। पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, which comes from एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अंदर जब कोई भी चीज यूज होती है, जैसे प्रोटीन बना, मैंने कहा कि
रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं राइबोसोम्स की प्रेजेंस में। अब जो प्रोटीन बन गई है, प्रोटीन में कुछ चीज कोई ग्रुप ऐड होना होता है, कोई डिलीट होना होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैकिंग। पैकिंग का मतलब ये नहीं कि जैसे हम गिफ्ट ला के पैक करते हैं, वो नहीं। पैकिंग का मतलब है कोई एंजाइम बन रहा है, कोई प्रोटीन बन रहा है, उसको एक्टिव करने के लिए उसमें कोई ग्रुप ऐड करना है, तो वो सारा आपका गोल्गी बॉडीज का काम होता है। तो गोल्गी बॉडीज के दो फेज होते हैं, एक तो होता है सिस फेज और एक होता है आपका ट्रांस फेज, TRANS, ट्रांस फेज। सिस फेज को आप फॉर्मिंग फेज भी बोलते हो और आपके ट्रांस फेज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग फेज, ट्रांसफॉर्मिंग फेज। तो जो चीज आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रही है वो फॉर्मिंग फेज के तरफ से गोल्गी बॉडी के अंदर घुसती है और ट्रांसफॉर्म की फेज की साइड से वो बन के यहाँ पे बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसका मेन काम होता है पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसका पॉइंट होता है कि आपका जो लाइसोसोम है या फिर आपका वैक्यूल है, ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये एंडोप्लाज्मिक में बन के आपका गोल्गी बॉडी से बन के ही बाहर बन गया। ठीक है, ये आपका गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लाइसोसोम्स। What are lysosomes? लाइसो वर्ड है वो बना है लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है कोई चीज को ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, अब क्या होता है, लाइसोसोम एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन, जैसे क्या मैंने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन थी, गोल्गी बॉडी के ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन थी, लाइसोसोम के ऊपर भी सिंगल कवरिंग होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अबव द लाइसोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका लाइसोसोम सर्कुलर ये आपके होते हैं। ध्यान रखना लाइसोसोम की कुछ बातें ध्यान रखिए। लाइसोसोम की जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अलावा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो by mistake I have written the tonoplast, is not about that. लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेली है उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, जो वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल को तोड़ दे। तो सेल के अंदर जो भी वेस्ट चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए आपका लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए होता है। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको सुसाइडल बैग्स, अगर सेल के अंदर कोई डिब्रीज है तो वो उसको अंदर इनगल्फ कर लेगा और उस टाइम बाद वो खुद के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज व्हाई लाइसोसोम्स आर आल्सो टर्म्ड एज सुसाइडल बैग्स। इतना ध्यान रख लेना, सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं ये, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके सेल क्लीनिंग का काम करते हैं, स्कैवेंजिंग ऑफ सेल का काम करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो ये लाइसोसोम का फंक्शन आपका होता है। नेक्स्ट का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप अब तक जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया which is known as power house of the cell। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो मॉलिक्यूल है ATP, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसको एनर्जी मॉलिक्यूल हम बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द आउटर कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉन्टिन्यूअस है। वो जो अंदर वाली इसकी मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है। ठीक है, फोल्डेड होती है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको आप इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, इनर मेम्ब्रेन।
इसके बीच के अंदर बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच को बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S टाइप। इसके पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, इट ऑल्सो हैज डीएनए। इसीलिए आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की ये प्रॉपर्टी होती है, वो खुद में रेप्लिकेट कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब है एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया उसको वो खुद में जनरेट कर सकता है। यहाँ पे आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एक पार्ट होता है दैट इज ऑक्सीजोम। इस पार्ट को जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये आपके प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द एंजाइम्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। तो ये जो ऑक्सीजोम्स है यहीं पे एटीपी बनती है, यहीं पे और एटीपी जनरेट होती है और स्टोर होती है, मेन ये पार्ट है। तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के थ्रू। अब ये आपका ऑक्सीजोम्स के अंदर एटीपी बनती कैसे है, जो रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, रेस्पिरेशन आप समझते हो ना, फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी चाहिए होती है वो सारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फूड ब्रेक होकर एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और यहाँ पे एटीपी जनरेट हो जाती है और यहाँ पे वो स्टोर हो जाती है। जब भी उस एनर्जी की जरूरत होती है दिस एटीपी मॉलिक्यूल विल ब्रेक, ये एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा एडीपी और फॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेली है वो आपके सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स मेनली दे आर द कंटेनर्स। प्लास्टिड्स ये तीन तरीके के आप पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट, एक पढ़ोगे क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा पढ़ोगे ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को आपको सबको ही पता है, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसमें दो मेम्ब्रेन है, एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का हो गया स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटर। दो चीज के बीच के लिए वर्ड यूज करते हैं ना इंटर, तो इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट में कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। एक सिंगल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड, ठीक है। और इस तरीके से ये एक के ऊपर रहते हैं, इस टोटल पूरे ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को बोलते हैं ग्रैना, ठीक है, ग्रैना आप बोल सकते हो। ये जो पूरा मैट्रिक्स होता है जेल लाइक सब्सटेंस, इसको आप बोल सकते हो मैट्रिक्स या फिर आप इसको बोलोगे स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। अब ये जो आपके ग्रैना होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसको कनेक्शन को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिले। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को कैसे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है 70S राइबोसोम्स है। इसके अलावा इसके अंदर अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो थाइलाकॉइड होते हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरो वर्ड मेनली ग्रीन के लिए यूज होता है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जिन क्लोरोप्लास्ट का जिसके अंदर क्लोरोफिल है उन प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें मेनली इसका मेन मोटिव क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है जो सनलाइट को ट्रैप करती है, मतलब पकड़ती है और उसकी प्रेजेंस में ही खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके बाद देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर,
ठीक है, कलर। तो क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के दूसरे नॉन ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। जैसे आप देखते हो टोमेटो, टोमेटो आप देखते हो, टोमेटो का रेड कलर क्या है, रेड। तो उसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है वो कौन सी कलर की है, रेड कलर की। तो ग्रीन कलर को छोड़ के जो आपका कलरिंग पार्ट होता है प्लांट का, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट का तीसरा प्लास्टिड है, इसका मेन काम होता है स्टोरेज का। क्या होता है, स्टोरेज का। सेल के अंदर आपकी चीजों का स्टोर होना है, जैसे कुछ भी आपके टॉक्सिन्स है, कुछ प्रोटीन्स, मेनली इसमें स्टोरेज तीन चीजों का होता है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन तीन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में, फैट का स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में, और कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। तो दीज आर द प्लास्टिड्स व्हिच आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल आपका क्या होता है, वैक्यूल जिसको आप बोल सकते हो वैक्यूल, वैक्यूल आर द स्टोरिंग पार्ट, स्टोरिंग सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। इसके अंदर आपका जो वैक्यूल है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक ही इसके अंदर मेम्ब्रेन है। वो मैंने लास्ट टाइम लाइसोसोम में गलती से बोल दिया था, फिर मैंने उसको इरेज कर दिया था। तो ये जो आपका वैक्यूल है, वैक्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप का मेन काम होता है जो पूरा सेल के अंदर है, सेल के अंदर सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम होता है वैक्यूल का। अगर आपका सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो वैक्यूल दिख लेना एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, जिसकी हम मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड सैप है उसको हम सेल सैप कहते हैं। इसके अंदर आपका मेनली वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, जो कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है इनसाइड अ सेल। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। वैक्यूल आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर आप देखोगे उसके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल। ठीक है, आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर उनको फ्लोट करने की जरूरत, उनको उनका आपका होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल तीन तरीके के होते हैं, वो हमें डिटेल में भी नहीं पढ़ना। लास्ट वाला था सेल इंक्लूजन। तो सेल इंक्लूजन डेड मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, जो उसको शेप देने का काम करती है। तो इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर of cell, and here we have completed the chapter. Thank you.